नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे अयोग्य वाह वर्ण जो कि वर्णमाला के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन वो स्वर और व्यंजनों से अलग होते हैं। आज हम अलग से टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं अयोग्य वाह वर्णों पर। इसके अलावा कुछ और भी होंगे वर्ण, जैसे द्वित्व वर्ण हैं, द्वित्व शब्द हैं, तो उनके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि आज ही की वीडियो में लें, लेकिन देखते हैं पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। अयोग्य वाह वर्ण। अयोग्य वाह वर्ण। अयोग्य वाह वर्ण होते क्या हैं, पहले आपको ये समझना है। अयोग्य वाह वर्ण वो वर्ण होते हैं जो स्वर और व्यंजन के मध्य की ध्वनि होते हैं। ना तो ये स्वर ही कहलाते हैं और ना ये व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये बिना स्वरों की सहायता के उच्चारित नहीं हो पाते, यानी कि इनका जो स्वरूप होता है वो बिना स्वर के नहीं बन सकता। तो हिंदी में जो अयोग्य वाह वर्ण हैं वो दो होते हैं। प्रश्न आया कि हिंदी में अयोग्य वाह वर्ण कितने हैं, तो दो हैं। एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। कुछ विद्वान कह देते हैं कि हिंदी में अयोग्य वाह वर्णों की संख्या 3 होती है। वो गलत है। अनुस्वार और विसर्ग दो ही अयोग्य भाव वर्ण होते हैं। इनके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि चंद्र बिंदु और होता है, जिसको अनुनासिक कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अनुस्वार का ही परिवर्तित रूप चंद्र बिंदु होता है। हम आगे समझाएंगे। तो अयोग्य भावों को हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुस्वार की। तो अनुस्वार को हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम विसर्ग पर चर्चा करेंगे। बात आती है कि अनुस्वार होता कहाँ है, अनुस्वार कहाँ लगता है। अनुस्वार जब भी आप किसी शब्द पर देखते होंगे तो इस तरीके से किसी शब्द के ऊपर बिंदी के रूप में आपको दिखाई देता है। जैसे मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, आप समझ लें कि जैसे मैंने एक शब्द लिखा संसार, एक शब्द मैंने लिखा गंगा, एक शब्द मैंने लिखा पंच, एक शब्द मैंने लिखा अंश। तो इस तरीके के शब्दों पर ये जो बिंदी आपको दिखाई दे रही है, तो लोग मानते हैं कि अनुस्वार है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें से एकाध शब्द पर ही अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, बाकी शब्दों पर पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है। अब पेपर में प्रश्न आ जाए कि किस शब्द पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो आपको पहचानना है। पहचानने के लिए आपको समझना होगा कि अनुस्वार और पंचम वर्ण में अंतर क्या है। तो आपके लिए मैं बता देता हूं कि जो अनुस्वार होता है वो कहाँ लगाए जाते हैं, और जो पंचम वर्ण होता है, पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं मैंने आपके लिए कल बताया था। पंचम वर्णों में एक आता है आपका अड़ा, इया, ड़ा, न और मा। ये पंचम वर्ण होते हैं। प्रत्येक 5 वर्गों में मैंने स्पर्श व्यंजनों को बांटा था। उनका अंतिम अक्षर जो होता है, 5वां अक्षर जो होता है, वो पंचमाक्षर या नासिक वर्ण कहलाता है। अब ये आते कब हैं कि जब इनमें कोई स्वर ना लगा हो, तो ये भी बिंदी के रूप में ही परिवर्तित होते हैं। तो आपको समझना है कि अनुस्वार कहाँ लगाया जाएगा, अनुस्वार का प्रयोग होता कहाँ है, किस तरीके से पढ़ेंगे, तो आप समझते चलें। देखो आगे चलते हैं। तो हम अनुस्वार के नियम पढ़ लेते हैं कि अनुस्वार कहाँ लगाना है हमें और पंचम वर्ण कहाँ लगाना है। देखो, पहला नियम लिख देता हूं मैं। अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है, केवल नासिका से होता है। ये पहला नियम है। याद रखना, इसका उच्चारण कभी मुख से नहीं होगा, इसका उच्चारण हमेशा नासिका से ही होता है। पेपर में पूछ ले कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण केवल नासिका से हो, तो आप टिक करेंगे अनुस्वार। दूसरा नियम है, यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा है, अनुस्वार का मतलब समझ रहे हैं, यानी ऊपर बिंदी लगी हो। अनुस्वार लगा है यानी कि मैं लिख देता हूं इस तरीके से, किसी शब्द के ऊपर लगा है, अनुस्वार लगा है, और शब्द में अनुस्वार के तुरंत बाद
और शब्द में अनुस्वार के तुरंत बाद कोई स्पर्श व्यंजन आया हुआ है, आया हुआ है, तो अनुस्वार उसी स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे, तो आप समझ लें, जैसे मैं अब कुछ शब्द लिख रहा हूं, आप समझेंगे। जैसे मैंने शब्द लिखा शंकर। अब शंकर लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहां आपको देखना है कि यहां जो अनुस्वार आ रहा है ना, अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है? का। तो आप याद रखना, इस शब्द पर अनुस्वार नहीं है, ये पंचम वर्ण है। तो ये बदलेगी कैसे? तो ये जो बिंदी है इसी का के पांचवें वर्ण में बदलनी है। तो का का पंचम वर्ण होता है इस तरीके से संग। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं शंकर। अब आप ऐसे ना लिख करके कैसे लिख सकते हैं कि जो पांचवा वर्ण अणा मैंने लिखा है ना, अणा, इसके नीचे भी इसको लगा करके लिख सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, शंकर। आया समझ? जैसे कुछ शब्द और लिख देता हूं। मैंने शब्द लिखा पंच। तो पंच को आप पूरा ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बिंदी के बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है? चा। और चा आ रहा है तो इसी के पांचवें वर्ण में ये बदल जाता है। जैसे दिनांक। अब दिनांक शब्द को ना आपने सबने पढ़ा है, बात है समझने की। आप जब छोटे होंगे तो दिनांक कैसे लिख देते थे? अब स्कूल में जो हमारे टीचर होते थे, जैसे ही किताब पढ़वाने के लिए खड़ा कर देते कि चलो बेटा पढ़ो, ये शब्द जहाँ आता था इस तरीके से लिखा है तो हम पढ़ देते थे कि दिनांक है। लेकिन किसी किसी किताब में उसको शुद्ध करके लिख दिया जाता था ना, इस तरीके से, ऐसे। तो लोग पढ़ नहीं पाते थे, जंप मार देते थे, सर का ध्यान इधर उधर नहीं है तो इसको छोड़ देते थे, या फिर दड़ाक करके ऐसे करके पढ़ देते थे। लेकिन शुद्ध दिनांक ये भी है, ये भी है। लेकिन आपसे पूछे कि ये विस्तृत रूप क्या होगा, तो दिनांक ये होगा। ऐसे ना करके सब आप ऐसे भी कह सकते हैं, दिनांक ये भी होता है, इस तरीके से। तो आप याद रखेंगे नियम नंबर जो 2 मैंने बोला है, यदि किसी शब्द पर अनुस्वार लगा हो, यानी इस तरीके से बिंदी लगी हो और उसके तुरंत बाद कोई स्पर्श व्यंजन आया हुआ हो, तो ये जो बिंदी है उसी के पांचवें वर्ण में बदल जाती है। अब नियम नंबर पढ़ेंगे आप 3। तो नियम नंबर 3 कौन सा है? सुने कि अब ये जो बिंदी है अनुस्वार कब रहेगी, यानी ये बदलेगी कब नहीं, वो नियम नंबर हम 3 में पढ़ेंगे। तो आपको समझना है, यदि किसी शब्द पर अनुस्वार लगा है, यदि किसी शब्द पर अनुस्वार लगा है और अनुस्वार के तुरंत बाद शब्द में कोई अंत्यस्थ व्यंजन आप समझते हैं, या, र, ला और वा। ऊष्म स्पर्शी, ऊष्म स्पर्शी कौन कौन से थे? तो ऊष्म स्पर्शियों में आप ध्यान रखें, मैं लिख, ऊष्म स्पर्शी में तालव्य, मूर्धन्य, दंतश और कंठवर्ण हा, ये वर्ड आए शब्द में। अंतस्थ व्यंजन ऊष्म स्पर्शी आए हुए हैं, तो अनुस्वार ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अब मैंने शब्द लिख दिया संसार। अब आपको देखना है बिंदी के तुरंत बाद क्या आ रहा है? दंतस आ रहा है ना।
तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, संसार इसी तरीके से लिखा जाएगा। आप अगर सुंदर दिखाने के लिए इस तरीके से कर देते ना तो वो गलत होगा। आप याद रखना, अनुस्वार के तुरंत बाद अंत्यस्थ व्यंजन या ऊष्म स्पर्शी व्यंजन आए तो अनुस्वार अनुस्वार ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन आप याद रखें कि यदि अनुस्वार के तुरंत बाद, यानी जो ऊपर बिंदी लगी है उसके तुरंत बाद शब्द में कोई भी स्पर्शी व्यंजन का से मा तक का वर्ड आ रहा है तो जो बिंदी है उसी स्पर्शी व्यंजन के स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्ड में बदल जाती है। ठीक है, अब एक नियम नंबर 4 पढ़ लेते हैं। आपको लिखना है अनुस्वार का प्रयोग हमेशा तत्सम, आगे पढ़ाएंगे तत्सम तद्भव, तत्सम शब्दों में होता है। अनुस्वार का प्रयोग हमेशा किस में होता है? तत्सम शब्दों में होता है। आगे सिखाएंगे। 5वां नियम और लिख लेते हैं, देखें नियम नंबर 5। आपको लिखना है अनुस्वार का ही परिवर्तित रूप चंद्रबिंदु कहलाता है। अनुस्वार का ही परिवर्तित रूप चंद्रबिंदु कहलाता है। परिवर्तित का मतलब आप समझेंगे कि जब तत्सम शब्दों को तद्भव बनाया जाए तो जो बिंदी होती है ना, जो पंचम वर्ण में हो या अनुस्वार के रूप में हो, वो तद्भव के रूप बनाते समय चंद्रबिंदु में बदलती है। एक बात और आप याद रखेंगे, नोट लगा के लिख लेना, नोट यहाँ लिख देता हूँ 5वें नियम की। चंद्रबिंदु को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। चंद्रबिंदु को अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। तो चंद्रबिंदु लगेगा कैसे? इस तरीके से, यानी चंद्रमा जैसा यहाँ बनेगा। ठीक है, अब मैं आपके लिए तत्सम और तद्भव का जैसे इसको बदल के बता देता हूँ कि बदलेगा किस तरीके से, तो आप ध्यान से देखें। जैसे एक शब्द मैंने लिखा चंद्र, ये तत्सम है। एक शब्द मैंने लिखा पंच, एक शब्द मैंने लिख दिया जैसे ग्रंथि, इस तरीके से ये बिंदी के रूप में आया हुआ है इधर। अब इसको जब तद्भव बनाएंगे ना तो ये बदलेगा। तो चंद्र को कह देते हैं चांद, पंच को कह देते हैं पांच, ग्रंथि को कह देते हैं गांठ। तो इस तरीके से जब इसको हम बदलते हैं तत्सम से तद्भव के रूप में तो ये परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए चंद्रबिंदु को अनुस्वार का परिवर्तित रूप माना जाता है। इसीलिए इसको हिंदी वर्णमाला में गिना नहीं जाता है, लेकिन मान लिया जाता है। आप याद रखेंगे, ये हमने पढ़ा था अनुस्वार और पंचम वर्ण में अंतर, अयोग्य भाव वर्ण के अंतर्गत हम चल रहे थे, तो अनुस्वार के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे विसर्ग के बारे में। तो हमारा है दूसरा है अयोग्य भाव में विसर्ग। विसर्ग आप सबको पता है इस तरीके से बिंदी के रूप में होती है, और मैंने आपको बताया था अयोग्य भाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका खुद का स्वरूप नहीं होता, ये किसी स्वर के पीछे लगेंगे तो इस तरीके से ये लगता है विसर्ग। पहली बात, इसके जो नियम है विसर्ग लगाया कहाँ जाएगा, होता कैसा है, उच्चारण कहाँ से होता है, वो सारी बातें पढ़ लेते हैं। तो नियम नंबर 1 है विसर्ग हमेशा कंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, अब माना जाए कि इनकी ध्वनि कैसी होती है, तो इसी लाइन में लिख देता हूं, विसर्ग का उच्चारण हा वर्ण, जो सर्व महाप्राण वर्ड होता है,
हावर्ड के समान कंठ से होता है। वो तो मैंने लिख दिया था, फिर भी लिख देते हैं, कंठ से होता है। अब कुछ लोग यहीं गड़बड़ कर देते हैं कि उनको हा लगाना चाहिए था कि विसर्ग लगाना चाहिए था। इसीलिए आप देख लें, मैं एक शब्द लिख रहा हूं, आपने खूब लिखा देखा होगा इस तरीके से, छह। इसको बोल के देखें, छह। अब आपसे शुद्धिकरण में पूछ ले कि छह कौन सा शुद्ध है, तो बहुत सारे लोग इसको करेंगे, जबकि ये गलत है। आपको लगाना क्या था, हा लगाना था, इसीलिए शुद्ध ये होता है। गड़बड़ कर गए आप, क्योंकि विसर्ग भी ऐसे ही उच्चारित होते हैं और आपका हा वर्ड भी उच्चारित ऐसे ही होता है, इसीलिए कुछ लोग यहाँ गलती कर देते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, विसर्ग का नियम नंबर 2 पढ़ते हैं। याद रहे कि विसर्ग हमेशा तत्सम शब्दों पर लगे होते हैं। याद रखना कभी भी कि विसर्ग जहां भी आपको लगा दिखाई दे जाए, आप समझ लेना हमेशा तत्सम शब्द होगा, वो कभी तद्भव शब्द नहीं होगा। जैसे मैं बता देता हूं आपके लिए, प्रातः काल, मन है कामना, अधः पतन, आदि, दुख होता है, इस तरीके से। ये जितने भी शब्द है ना जिन पर विसर्ग लगा हुआ है, वो सभी शब्द कैसे होंगे, तत्सम होंगे। याद रखेंगे। नियम नंबर हम 3 पढ़ते हैं विसर्ग का। नियम नंबर 3, विसर्ग के ऊपर कभी रेखा बंधनी नहीं होती है। नहीं होती है। यदि आपने कहीं विसर्ग लगे हुए और विसर्ग के ऊपर से आपने रेखा लगा दी, रेखा बंधनी का मतलब होता है शब्दों, जो वर्ड होते हैं, वर्डों को बांधने का जो काम करती है, सिरोरेखा जिसको बोला जाता है, उसी को रेखा बंधनी बोलते हैं। अगर वो विसर्ग के ऊपर से आपने लगा दिया है, तो आप समझ लें वो अशुद्ध हो जाएगा, वो शुद्ध नहीं होगा। जैसे मैंने अभी शब्द आपके सामने लिखा था, एक मैं लिख देता हूं, अंतःपुर, इस तरीके से लिखा और आपने ऐसे ऊपर से सिरोरेखा खींच दी है, शब्द गलत हो जाएगा। शुद्ध लिखा जाएगा इस तरीके से, अंतःपुर। एक बात आप मौखिक रूप से याद रखेंगे कि जहां भी विसर्ग लग जाए ना, और संधि पूछ रहा है, और संधि जहां भी हो रही होगी और जहां विसर्ग लग रहे हैं, इस तरीके से 2 बिंदियां लगी हुई हैं, तो आप समझ लेना शब्द वहीं से टूटेगा। विसर्ग जहां लग जाएगी, शब्द पृथक वहीं से होगा, और विसर्ग के ऊपर कभी भी सिरोरेखा या रेखा बंधनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे, अयोग्य भावार्थी पढ़ाएं। कल हम द्वुत वर्ण, द्वुत शब्द, पुनरुक्ति शब्द आदि इन शब्दों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।